हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण का आज दूसरा लेक्चर है। आप वो लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो लेक्चर 2 है बायोम। बायोम शब्द का सुझाव एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक फ्रेडरिक एडवर्ड क्लाइमेंस द्वारा वर्ष 1916 में दिया गया था। बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय, एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े और मनुष्य एक निश्चित प्रकार के जलवायु में रहते हैं। विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से अनुकूल तापमान की सीमा, मौसम और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के बायोम में विभाजित और वर्गीकृत किया गया है। अब बायोम के प्रकार कौन कौन से हैं? वर्षावन, जो विषुवतीय क्षेत्र में है। टैगा, शीतोष्ण पर्णपाती, घास स्थल, मरुस्थल और टुंड्रा, ये बायोम के प्रकार हैं। बायोम और इकोसिस्टम में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग हैं कि दोनों पास हैं? तो बायोम एक विशिष्ट जलवायु और पौधों, जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। इसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। इसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। और इकोसिस्टम या बायोटिक और अजैविक घटकों का अंतःक्रिया को संदर्भित करता है। ये भौगोलिक क्षेत्र इसका छोटा होता है। यह बायोम का हिस्सा होता है जिसमें जैविक और अजैविक कारक शामिल होते हैं। यानी एक बायोम में एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो है शामिल हो सकता है, उसका बायोम का हिस्सा हो सकता है, यानी बड़ा आकार बायोम का हुआ। यह पौधों और पशु प्रजातियों की प्रचुर मात्रा में मिलती है। बायोम में पौधे और पशु प्रजातियों की प्रचुर मात्रा मिलती है। रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा और उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम के कुछ उदाहरण हैं। जबकि इकोसिस्टम में यह आकार में छोटा होता है और इसमें पौधों और जानवरों की कम प्रजातियां होती हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब, प्रवाल, भित्तियां आदि शामिल होती हैं। अब बायोम, फिर क्षेत्र और वनस्पति जगत जंतु कौन कौन से हैं? तो जो टुंड्रा बायोम है, यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसकी वनस्पति है झाड़ियाँ, लाइकेन, मांस, दलदली पौधे, रेनडियर, ध्रुवीय लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, उल्लू, आर्कटिक खरगोश पाए जाते हैं। लेकिन सरीसृप उभयचर जीव लगभग अनुपस्थित होते हैं। जो टुंड्रा बायोम है वहाँ पे सरीसृप या उभयचर जीव नहीं पाए जाते। टैगा बायोम ये उत्तरी यूरोपीय, एशिया व उत्तरी अमेरिका, यहाँ टुंड्रा की तुलना में मृदु तापमान होता है। मतलब कि टुंड्रा से थोड़ा सा ठीक तापमान होता है। यह क्षेत्र बोरियल वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये बन सकता है भाई कि बोरियल वन क्षेत्र से किसे जाना जाता है? तो टैगा को बोरियल वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये शंकुधारी सदाबहार वन होते हैं। शंकुधारी जैसे शंकु के आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें स्प्रूस है, पाइन है आदि है। यहाँ पर पक्षी, बाज, फर
धारी मांसाहारी मिंक, एल्क, प्यूमा, भेड़िया, टाइगर आदि पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम क्या है? दक्षिणी यूरोपीय और उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिम चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि में औसत मृदु तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है, पाए जाते हैं। यहाँ पर ओक, बीच, मेपल, चेरी यहाँ के जो है वनस्पतियाँ हैं। यहाँ के जंतु अधिकतम अकशेरुकी हैं। यह क्षेत्र विश्व का कृषि के लिए उच्चतम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, यह विषुवत वृत्त के आसपास का क्षेत्र है। वर्ष भर उच्च तापमान का वर्षा होता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका है। यहाँ पर विश्व की 40% पादप जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले कई स्तरीय सदाबहार वृक्षों की प्रजातियाँ मिलती हैं। सवाना बायोम, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप से सवाना अधिक विस्तृत है। छितरे हुए वृक्षों के साथ घास स्थल, यानी कहीं कहीं वृक्ष बड़े बड़े पाए जाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादातर घास होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। जंतु जगत में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। मृग, भैंस, जबेरा, हाथी, गैंडे, शेर, चीता, लकड़बग्घा, ये सब बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है और ये सब सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। घास स्थल का बायोम, उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन आदि में निम्न वर्षा युक्त शीतोष्ण दशाएँ होती हैं। इस क्षेत्र में घास की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। जंतु जगत में जंगली भैंसें, मृग, बिल्ली, कृंतक, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। मरुस्थल बायोम, या महाद्वीप के आंतरिक भाग जहाँ निम्न वर्षा व उच्च तापमान की स्थिति विद्यमान रहती है। यहाँ दिन में उच्च तापमान व रात में निम्न तापमान होता है। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं इसमें प्रमुख रूप से कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस और सूखा प्रतिरोधी वनस्पति पाई जाती है। जंतु जगत में सरीसृप व छोटे छोटे स्तनधारी और पक्षी पाए जाते हैं। ये रहा बायोम। अब जलीय क्षेत्र के अंतर्गत जलीय पारितंत्र बायोम नहीं कहलाते। विभिन्न जलीय क्षेत्र में मुख्य अंतर लवणता, जल में घुले पोषण तत्व और जल के तापमान और सूर्य प्रकाश की गहराई पर निर्भर करता है। जलीय पारितंत्र, स्वच्छ जल पारितंत्र से गतिशील जल और स्थिर जल। तो गतिशील जल के अंतर्गत आता है नदी, जिसे लौटिक बोला जाता है, और स्थिर जल के अंतर्गत आता है तालाब। तो इनकी विशेषताएं हैं कि स्वच्छ जल परितंत्र को लौटिक यानी मूविंग वाटर या लौटिक वाटर में बांटा जाता है। मूविंग वाटर मतलब हो गया कि एक पानी जो है वो बराबर बह रहा हो, और लौटिक वाटर जलीय तंत्र में स्वच्छ जलधाराओं, झरनों, क्रीक, नदियों आदि को शामिल किया जाता है। और लेंटिक जल निकायों में तालाबों, दलदली क्षेत्रों, एक झीलों आदि को शामिल किया जाता है। तो स्वच्छ जल परितंत्रों में भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अंतर देखने को मिलता है। समुद्री परितंत्र, पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 3/4 भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी औसत गहराई 3750 मीटर और औसत लवणता 35/1000 है, जिसमें से 90% लवणता सोडियम क्लोराइड की है। यानी सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ज्वार नदमुख, तटीय खाड़ी, नदी मुहाना और ज्वारीय दलदली क्षेत्र ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। ज्वार नदमुख क्षेत्रों में नदी का ताज़ा जल
समुद्री जल से मिलता है तथा दोनों जल ज्वार के कारण मिश्रित हो जाते हैं। ज्वार नदियों की उत्पादकता निकटवर्ती नदी एवं सागरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, ये सब बायोम के अलग अलग भाग हैं। अब हम आते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीव मिलता है। यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बीच का एक उच्च एकीकृत और अंतरक्रिया क्षेत्र है। जैवमंडल में जीवन समुद्र तल से 200 मीटर गहराई तक एवं समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई तक मिलता है। अत्यधिक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, उच्चतम शिखरों तथा गहन महासागरीय क्षेत्रों में कठिन दशाओं के कारण जैवमंडल अनुपस्थित पाया जाता है। जैवमंडल अनुपस्थित पाया जाता है। कभी कभी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ कवक और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वे मेटाबॉलिक के रूप में सक्रिय नहीं होते हैं। जैवमंडल में जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। जीवित प्राणी के लिए पोषणों की आपूर्ति वायु, जल और मृदा द्वारा की जाती है तथा ये पोषक तत्व विभिन्न चक्रों के माध्यम से बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैवमंडल में जीवित प्राणियों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ही जीवित प्राणी मिलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पृथ्वी पर मिलने वाली जैव विविधता का 50% हिस्सा मिलता है। लगभग जो विषुवतीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर 40 से 50% के पूरे विश्व में पाए जाने वाले जो है विविधताएँ यहाँ पाई जाती हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य व्यापक और गतिक है। इसके प्रमुख 3 अध्ययन क्षेत्र हैं: ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र और पारिस्थितिकी। तो ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, पारिस्थितिकी के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह में आप देखेंगे जिसे एनर्जी फ्लो कहते हैं। सभी मेटाबॉलिक यानी गतिविधियों के लिए ऊर्जा एक आधारभूत उत्तरदायी कारक है। सभी उत्तरदायी कारक है। उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, जो कि एक दिशीय होता है। ध्यान दें, ऊर्जा सर्वदा एक दिशीय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, यानी 10% के नियम जिसे लिंडमैन ने दिया था कि ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम को लिंडमैन ने बताया था। उन्हीं के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तरों के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन परितंत्र में ऊर्जा को समझने में मदद करता है। पोषण स्तर अंतःक्रिया, पोषण स्तर अंतःक्रिया यह समझने में एक मदद करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न सदस्य पोषक आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो एक हो गया टॉपिक ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हैं, तो ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आएगा ग्रीन प्लांट और हेटरोट्रॉप्स के अंतर्गत आएगा हार्डवर्स
यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जहाँ जो जो ऑटोट्रॉफ में आएंगे ये प्रोड्यूसर होंगे, हेटरोट्रॉफ सेकंड में आएंगे तो ये हाइब्रिड्स होंगे यानी प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, और हेटरोट्रॉफ्स थर्ड में आएंगे ये कम्बीवर्स होंगे यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, और जो हेटरोट्रॉफ्स फोर में आएंगे ये सरसरी कंज्यूमर यानी कि जिसे सर्वहारा बोला जाता है। अभी मैं बताता हूँ ये सब क्या है। और जो टॉप के होते हैं ये अपघटक के रूप में शामिल किए जाते हैं, यानी कि जो पहला होता है ये उत्पादक होते हैं, दूसरे जो होते हैं ये प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक कंज्यूमर में क्या होता है कि ये हरी पत्ती केवल खाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर में होते हैं जो हरी पत्ती को खाते हैं उनको खा जाते हैं, और थर्ड में क्या होता है कि जो दोनों खाते हैं जिसे सर्वहारा बोला जाता है उन्हें खा जाते हैं, और पांचवा स्तर होता है अपघटक का। जो कोई अजीव या जीव होता है जब मर जाता है तो उसके अपघटन को किण्वन करके पूरा अलग करके मिट्टी में समाहित कर देते हैं, उन्हें अपघटक के रूप में जाना जाता है। तो इनको कंटिन्यू पूरा आगे देखते हैं कि कैसे व्याख्यायित हैं। पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा हमेशा पोषक स्तरों में उत्पादकों से प्रवाहित होती रहती है। यह निम्न उत्पादक से उच्चतर यानी शाकाहारी मांसाहारी पोषक स्तर में प्रवाहित होती है, जैसे कि इसका प्रवाह मांसाहारी से शाकाहारी व उत्पादकों की ओर नहीं होगा। यानी कि ये दोनों तरफ नहीं जाएंगे, ये भी एक की तरफ जा रहे हैं, एक दिशीय ये भी होते हैं। यह कभी भी ऊपर से नीचे की दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। प्रत्येक पोषक स्तर में अनुपयुक्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार प्रथम पोषण स्तर से ऊपरी पोषणों तक ऊर्जा स्तर में गिरावट देखी जाती है। इस प्रकार सामान्यतः 4 या 5 पोषण स्तर होते हैं, कभी कभी 6 से अधिक पोषण स्तर हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 4 से 5 पोषण स्तर ही होते हैं। पोषण स्तरों में अंतरक्रिया के 3 अवधारणाएं हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला हुआ, खाद्य जाल हुआ, और फिर पारिस्थितिकी पिरामिड हुआ। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं। प्रत्येक जीव अन्य जीव का भोजन बनता है तथा इन्हीं एक दूसरे को खाने वाले जीवों के अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है तथा इसका अंत टॉप जो कंज्यूमर होते हैं उनसे जाकर के होता है। कह सकते हैं कि जो अपघटक होते हैं वहाँ पे जाकर होता है। कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं, इस प्रकार वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। अब खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से हैं? चरण खाद्य श्रृंखला यानी प्रथम चरण खाद्य श्रृंखला है, ये उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधे व पौधे के भागों का उपयोग करते हैं, इसमें चरण खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को पक्षी ने खाया, पक्षी को बाज ने खाया और बाज को सांप ने खाया, तो ये एक श्रृंखला बन गई। तो ये प्राथमिक यानी प्रथम चरण श्रृंखला हो गया। अपरद खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला प्राणियों व पादपों के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होती हैं और इसे सूक्ष्मजीवी द्वारा सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। उदाहरण कचरा या अपशिष्ट है, इसे जीव खाएंगे, जीव को मछलियाँ खाएंगी, और फिर ऐसे ही आप क्रम समझ सकते हैं। दूसरा पत्ता गिरा, पत्ता जब सड़ता है दीमक खाते हैं, दीमक को पक्षी खाते हैं, तो ये हो गया आपके अपरदक, यानी अपरदन के द्वारा उसे खत्म कर देना कहा जाता है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले खाद्य तथा ऊर्जा प्रवाह को केवल एक ही पक्ष प्रस्तुत करती है,
जबकि पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि पत्ते हैं, पेड़ हैं, पेड़ को खाते हैं टिड्डे, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, पक्षी को बाज खाता है और बाज को सांप खाता है। तो ये हो गया एक श्रृंखला। तो ऐसे कई श्रृंखलाएं होती हैं, उसे खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। से उत्पादक के रूप में जब बताए, अब खाद्य जाल में आप देखेंगे कि एक पेड़ है। अब पेड़ जिसे मैंने बीच में रो करके बना दिया है, अब देखिए उसे जिराफ खाता है, जिराफ को शेर खा जाता है। पेड़ को टिड्डा खाता है, टिड्डा पक्षी को, पक्षी को जो है इधर शेर और शेर खा गया, कुछ और खा गए, फिर बाज खा गया, फिर उन्हें अन्य जानवर खा गए। फिर बकरी है, बकरी पेड़ को खाती है, बकरी को शेर खाता है, शेर को अन्न के रूप में शामिल किया जाता है। हिरन है, हिरन खाता है पेड़ को, फिर शेर हिरन को खा जाता है। चूहा है, चूहा पत्ती को खाता है या फसल को खाता है, फिर चूहा को बिल्ली खा जाता है, बिल्ली को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है और फिर अपघटक हो जाते हैं। गैंडा है, तो ये एक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कई श्रृंखलाएं बन गई। तो जब कई श्रृंखला बन जाता है तब उसे जाल के रूप में जाना जाता है, यानी फूड वेब के रूप में जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला के साथ साथ खाद्य जाल के रूप में उसे समझा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।